जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IS Point। आई होप यू आर वेरी वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट 2 मुग़ल एम्पायर। तो दोस्तों, हमने कल के अपने पार्ट 1 में मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ा था। ऑलराइट, तो हमने उनकी टाइमलाइन देखी थी कि किस तरीके से बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की जो थी वो नींव रखी थी इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर। कब हराकर? पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर। ऑलराइट, और उसके बाद बाबर से लेकर औरंगजेब तक किस तरीके से मुग़ल साम्राज्य ने भारत के पूरे महाद्वीप पर शासन किया। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं हमारे पार्ट 2 में क्या बताने की कोशिश की है। तो चित्र 5 में आप देखिए, हमने यहाँ तक अपना कवर किया था। तो अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर, तो जैसा कि आप अपने चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक मनसबदार अपने अभियान पर है। ऑलराइट, तो मनसबदार जिसे कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था उसे हम मनसबदार कहते थे। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो शाहजहाँ के राजकाल में एक लघु चित्र के ब्यौरे जहाँ जहांगीर के समय में भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। तो भ्रष्ट अफसर जो रिश्वत लेते हुए हैं और एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। तो देखिए किस तरीके से उस समय जो है वो भ्रष्टाचार का जो है वो प्रचलन चलने लगा था। किस तरीके से अफसर उनसे मतलब एक रिश्वत ले रहा था और किस तरीके से ये किसानों को पीट रहा था। ऑलराइट, तो अब देखते हैं जब्त और जमींदार। तो मुगलों की आमदनी का जो प्रमुख साधन था वो किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो देखिए उस समय में, जैसे कि हमने अपने प्राचीन भारत के इतिहास में भी पढ़ा था, तो सबसे ज़्यादा जो अहम होता था वो किसानों के आने वाला राजस्व होता था। जो भूमि से वो राजस्व इकट्ठा होता था, तो सरकार के लिए या उस समय के शासकों के लिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो देखिए जब हमने अपने प्राचीन भारत के बारे में पढ़ा था तो हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में भी पढ़ा था। तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से लोगों के काम थे। तो क्षेत्रीय वर्ण जो कि केवल युद्ध करने का ही काम करता था, परंतु धीरे धीरे जब हमने देखा कि राजपूत वंश आया, चौहान वंश आया, तो धीरे धीरे अब जो था वो एक तरीके से जाति और उपजाति में उस समय लोग बंटने शुरू हो गए थे। तो बंटने के बाद जो था जितने भी उपजाति के लोग थे तो वो सभी जो है वो खेती करके ही अपनी जीवनचर्या को चलाते थे। अब केवल एक वर्ण का ही नहीं, उसमें अनेकों वर्ण के जो व्यक्ति थे वो किसानी यानी कि किसान ही थे, यानी कि वो खेती ही करके अपनी जीविका चलाते थे। तो इसीलिए जो सबसे प्रमुख उनका सोर्स था राजस्व का, तो सबसे प्रमुख सोर्स किसानों के पास से ही था। तो समस्त मध्य स्थलों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो देखिए जमींदार उनके लिए एक ही शब्द प्रयोग किया जाता था। तो अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालवर्दी के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। तो देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था। तो टोडरमल था, जिसने 1570 ईस्वी से 1580 ईस्वी की कालवर्दी तक कृषि के पैदावारों की कीमत की जो थी उसने सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था। तो इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी कि राजस्व यानी कि टैक्स निश्चित कर दिया गया था। तो उस समय जो फसलों पर टैक्स था तो उस समय जो था वो निश्चित कर दिया था। तो प्रत्येक सूबे यानी कि प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया था और प्रत्येक हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई थी। तो राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया था। यानी कि जो ये सूचियाँ बनाई गई थी उस समय में अकबर के टाइम पीरियड में, तो इन सभी सूचियों को, इन तमाम यानी कि राजस्व को प्राप्त करने की सभी सूचियों को जब्त कहा गया था। तो जब्त शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया था। तो यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे। तो देखिए कहाँ पर जहाँ पर उनके प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे, केवल ये सुविधा वहीं पर प्रचलित थी और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। तो देखिए
इसमें जो ये एक पॉइंट है, गुजरात और बंगाल में ये संभव नहीं था। देखिए क्यों नहीं था, तो कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। तो देखिए, तो गुजरात और बंगाल यानी कि दो ये क्षेत्र इस तरीके के थे कि वहाँ पर मुगल अपनी हुकूमत नहीं जमा पाते थे, क्योंकि वो उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा अधिक शक्तिशाली थे। अब आप सोच ही सकते हैं कि अधिक शक्तिशाली क्यों थे। तो मेन जो ये चीज़ आती है, तो हमारी ये एकता वाली ही चीज़ आती है, क्योंकि वहाँ पर जो थे वो एकता के लिए लोग थे, यानी कि एकता से वो डटकर उनका सामना करते थे। इसीलिए मुगलों को पता था कि उनके एरिया में उन्हें कोई भी इस तरीके का काम नहीं करना जिससे उनकी सत्ता जो है वो खतरे में पड़ जाए। तो इस तरीके से वो इन क्षेत्रों को नहीं छेड़ा करते थे, यानी कि वहाँ पर संभव ही नहीं होता था। तो हमने देखा, तो कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। तो 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। तो देखिए, अब धीरे धीरे से अब विद्रोह होने की जो थी वो स्थिति पैदा होने लगी थी किसानों के अंदर भी। तो काफ़ी ज़्यादा जो था, अब देखिए हम शुरुआती दौर से लेते हैं कि मुगलों का जो शासन हुआ, जैसे दिल्ली सल्तनत ने पहले हमारे उपमहाद्वीप पर अपने कदम को जमाया, फिर धीरे धीरे से उसके बाद इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी थी। ऑलराइट, तो किस तरीके से हुआ, आखिर एक व्यक्ति तो संभव नहीं है कि पूरे के पूरे उपमहाद्वीप को कब्जा जमा सके और उसका सम्राट बन सके। तो होता क्या था कि वो एकता को तोड़ते थे। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि फूट डालो राज करो, तो यही नीति वो अपनाया करते थे। अब आप सोचकर चलिए कि 12 वर्ष और 14 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हो गया था, 14 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हो गया था। तो आप सोचकर चलिए कि 14 वर्ष की उम्र में अगर किसी का राज्याभिषेक हुआ तो उसने पूरे वो सम्राट किस तरीके से बन गया। तो यानी कि जितने शासक थे, शासक के नाम इसमें इतिहास में खोले गए हैं, परंतु जो उनको चलाने वाले थे, जो उनको नीतिवादी बनाते थे, यानी कि उनको जो नीतियाँ थी वो नीति सिखाते थे, यानी कि साम्राज्य और कोई कराता था, परंतु साम्राज्य में जो शासक का नाम होता था वो अलग होता था। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो हिंदुस्तान पर और हमारे उपमहाद्वीप पर सबसे बड़ा कारण यही था कि एकता न होना। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि धीरे धीरे जो वर्ण थे अब वो जाति से उपजाति में बदलने लगे थे, क्योंकि शूद्रों को ये काफ़ी शूद्रों को ऐसा लगता था भाई हमारी समाज में इस तरीके से सिचुएशन है, तो वो अपनी सिचुएशंस को बदलना चाहते थे। तो उन्होंने उपजाति उस चीज़ का विद्रोह किया, तो शूद्रों ने भी इस चीज़ का विद्रोह किया। फिर धीरे धीरे कैसे जाति से उपजातियाँ बनी, तो उपजातियाँ बन के एक तरीके से आपस में ही विद्रोह होने की स्थिति हुई, जिसका फ़ायदा बाहरी लोगों ने उठाकर हमारे महाद्वीप पर कब्जा जमाया। तो आप लोग जानते ही हैं कि शुरुआती दौर से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। तो सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पर एक जलवायु, यानी कि हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके की जलवायु जो है वो अलग अलग मौसम में आती है, आप लोगों को पता ही होगा। कुछ यहाँ पर हमारे यहाँ पर ही मसाले, यानी कि आपने देखा था कि दक्षिण भारत से मसालों का जो है वो व्यापार होता था, तो काफ़ी ज़्यादा मसालों के लिए भी हमारा देश जो था वो प्रसिद्ध था। काफ़ी ज़्यादा फिर जो संसाधन थे, तो काफ़ी ज़्यादा उस समय में जो संसाधन थे वो हमारे देश में ही थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर हुकूमत करने की ठानी। तो इसी तरीके से वो फूट देखकर ही अपने जो कहते हैं कि अपने मकसद में वो कामयाब हुए। ऑलराइट, तो इसी तरीके से अब जैसे आपने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आई थी उस समय, तो वो केवल व्यापार के जरिए से आई थी। ऑलराइट, तो उसने भी धीरे धीरे कैसे इसी नीति को अपनाया कि फूट डालो राज करो। तो उसने मुसलमानों में भी नीति डाली, जो मुगल साम्राज्य थे तो उनकी जातियों में भी उन्होंने फूट डाली, और फिर जो हिंदू लोग थे यानी कि हिंदुओं के वर्ण थे तो उन्होंने उसमें भी फूट डाली। तो फूट डालकर ही उन्होंने इस तरीके से अपने 200 साल 150 साल उन्होंने भारत पर राज किया। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, भले ही आज हमारा जो देश है वो स्वतंत्र हो चुका हो, परंतु अगर हम देखें तो आज भी हमारा देश स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बोली जाने वाली भाषा आज भी अंग्रेजी है। तो जहाँ पर भी देखो ब्रिटिश, सबसे मेन जो ब्रिटिश की बात हुई थी, यानी कि ब्रिटिश ने मान के चलिए कि अधिकतम सभी देशों पर कब्जा किया है। तो यानी कि जहाँ पर भी उन्होंने कब्जा किया तो उन्होंने अपनी विशेष छाप यही छोड़ी कि वो अपनी भाषा को यहाँ पर दे गए।
यानी कि उन्होंने अपनी भाषा को यहीं पर ही छोड़कर चले गए। तो यही कहा जाता है कि अब देखिए आज के समय में लोग कितने भी मतलब एजुकेटेड क्यों ना हो, परंतु अगर वो हिंदी जानता है और इंग्लिश नहीं जानता तो वो एजुकेटेड नहीं माना जाता हमारे समाज में। तो अंग्रेजी भाषा का इतना जो है वो महत्व है। परंतु उस समय में हम मुगल साम्राज्य के बारे में जैसा कि आपको पता ही है कि हम बात कर रहे हैं, तो उस समय में अरबी जो भाषा थी, एक समय अरबी भाषा का पूरा प्रचलन चला था। उनके सिक्कों, मोहरों, पैगामों, सभी चीज़ों में वो अरबी भाषा का ही प्रयोग करते थे। अगर आप कभी जाओगे कुतुब मीनार को देखने के लिए, लाल किले को देखने के लिए या ताजमहल को देखने के लिए, तो आपको जितने भी मतलब लिखित अभिलेख वहाँ पर मिलेंगे तो आप उनको देख के कर पाओगे कि सभी जो है वो अरबी भाषा में लिखे हैं, ना तो कोई संस्कृत भाषा में आपको मिलेगा और ना ही कोई प्राकृत भाषा में। ऑलराइट, तो ये तो थी एक छोटी सी स्टोरी जो चैप्टर से हटके थी। तो हम फिर से अपने चैप्टर के बारे में ही बात करते हैं। तो अब देखिए, तो अकबरनामा और आईन अकबरी। तो अकबर ने अपने करीबी मित्र को दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। क्या नाम है? अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वज को बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईन अकबरी है जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराएं और संस्कृति का भी विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सब में रोचक आयाम है और विविध प्रकार की चीज़ें, फसलें, पैदावार, कीमत, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी वर्णन है। तो देखिए, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि अकबर फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, तो आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है अकबर, जिसे आप देख पा रहे होंगे। तो ये अकबरनामा ले रहा है, यानी कि एक इतिहास। तो इतिहास यानी कि अपने बारे का जो इतिहास है तो उसे अकबरनामा कहा गया है। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या बताने की कोशिश की है। अकबर की नीति और नज़दीक से एक नज़र, तो अकबर की नीतियों की नज़दीक से एक नज़र। तो प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर के निर्धारित किए गए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि अबुल फजल की क्या थी, तो अकबरनामा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है, तो आईन अकबरी इस पुस्तक का नाम था जिसमें इसने अकबरनामा पूरा का पूरा लिखा था। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बांटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकार भी होता था जो दीवान कहलाता था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतन अधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मोक्त किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेना नायक और कोतवाल, नगर के पुलिस का अधिकारी। तो देखिए, अब इसके जो शासन की नीति है, तो इनके मुगलों के शासन की नीति भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने प्राचीन भारत में देखा कि राज्य का जो राज्याभिषेक हुआ करता था, यानी कि जब हमने बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, तो उस समय होता क्या था, मान लीजिए कि कोई राजा हुआ करता था, अगर उसके 4 बेटे हुआ करते थे तो चारों में जो सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था तो उसका वो राज्याभिषेक हुआ करता था। परंतु मुगल साम्राज्य में ऐसा नहीं होता था। अगर मुगल साम्राज्य में किसी शासक के 4 बेटे हुआ करते थे तो चारों को ही अलग अलग क्षेत्र दे दिया जाता था। अब वो अपनी मर्जी से चाहे तो अपनी क्षेत्र का जो है वो जितना चाहे उतना विस्तार कर सकते थे। तो उनका कुल जो मेन मोटिव था, तो मेन मोटिव जल्दी से जल्दी कम समय में पूरे भारत, पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा जमाना। या आप समझ सकते हैं कि पूरे महाद्वीप पर कब्जा जमाना। अब अगर इस नीति को अपनाए, प्राचीन नीति को, तो प्राचीन नीति का तो यही मतलब है कि 4 में से एक कोई शासक बना दिया जाता था, उससे उसका पतन भी हो सकता था और वो अपने विस्तार भी कर सकता था। परंतु मुगल साम्राज्य में सबसे जो विशेष इनका साम्राज्य को यानी कि बढ़ाने का विस्तार जो हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से इन्होंने इतने वर्षों तक का साम्राज्य किया, कितने वर्षों तक का इन्होंने अपना विस्तार किया, किस तरीके से, तो इस नीति को अपना करके किया। तो यानी कि उसके जो 4 बेटे हुआ करते थे वो चारों के चारों बेटों को भी एक अलग अलग क्षेत्रों में राजा बना दिया करता था और राजा बना करके वो अपने अपने क्षेत्रों का विकास और विस्तार पूरी तरीके से करते थे। और फिर उनके भी जो बेटे हुआ करते थे उन्हें भी इसी तरीके से राजा बना दिया करते थे। तो इस तरीके से मुगल साम्राज्य ने इतने कम समय में पूरे उपमहाद्वीप पर विस्तार कर लिया था, यानी कि पूरे साम्राज्य पर उन्होंने राज कर लिया था। ऑलराइट,
तो अब देखते हैं कि जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव। तो देखिए मेहरुन्निसा ने 1611, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं अपने पार्ट 1 में, तो फिर से देखते हैं कि मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। तो नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसके समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसने एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर वाक्य यानी कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाई ओर दिया गया दस्तावेज और नूरजहां द्वारा जारी किए गए आदेश, फरमान और चोगरो मोहर यानी कि तो उदाप्त में महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश और गोल मोहर के अनुसार शाहजहां के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। तो हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो इस तरीके से उसने जो सिक्के हैं तो उस पर उत्कीर्ण करा रखा था। तो देखिए जैसे कि आप ये सिक्का देख पा रहे होंगे जो कि पूरा का पूरा अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से वो पूरे पैगाम थे। तो जो नूरजहां थी, तो नूरजहां ही इसके पूरे शासन और प्रशासन का कार्य संभाला करती थी। जितने भी वो पैगाम थे वो पूरा लिखा करती थी। मान लीजिए कि जहांगीर तो एक तरीके से जो था, एक तरीके से शासक था कहने का, परंतु जो शासन कर रही थी वो नूरजहां ही कर रही थी। तो नूरजहां ही जितनी नीतियाँ थी वो उसको नीतियाँ बताती थी। ऑलराइट, तो इसमें मैं आपको कुछ शब्द भी बताऊंगा अरबी के। आई होप कि आपको समझ आएंगे। तो जब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो कुछ अरबी के शब्द मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत अरबी के जो शब्द हैं वो आते हैं। ऑलराइट, तो पहले देखते हैं कि अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं के संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च करते थे। तो बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे। तो देखिए, तो साम्राज्य पर नीति करने की जो ये थी, तो वो सेनाओं को सबसे बड़ा अपना बनाते थे, यानी कि सेनाओं का संचालन जो था वो अधिक उस पर ही खर्च करते थे राजस्व। ऑलराइट, जब तक के वफादार रहे तो साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्रता ने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके नीति हितों के कारण कमजोर पड़ गई। अब देखिए, तो मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा क्या थी, तो उस समय जो उनकी सैनिकों की थी तो वफादारी थी, जिसके कारण वो अपने साम्राज्य को इतना ज़्यादा विस्तार कर पा रहे थे। परंतु धीरे धीरे से जो उनके सैनिकों की थी तो वो अब धीरे धीरे से वफादारी वो कम होती जा रही थी। जैसा कि आपने पिछले चित्र में देखा कि किस तरीके से जो उनके अधिकारी थे वो रिश्वत लेकर के उनके काम किया करते थे। तो जाहिर सी बात है कि फ्री में तो वो रिश्वत लेते ही नहीं होंगे। तो रिश्वत लेते थे, तो यानी कि राजस्व को लेकर मान लीजिए या किसी भी अन्य कार्य को लेकर के वो रिश्वत लेते थे। ऑलराइट, तो इसी तरीके से धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। अब देखिए, तो 1570 में अकबर ने जब फतेहपुर सीकरी में था, तो 1570 में कहाँ पर था, तो फतेहपुर सीकरी, तो उसने उलेमा ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जो दरदुस्त धर्म के अनुयायी के साथ धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों में रीति रिवाज में थी। इस विचार विमर्श में अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मदानता पर बल देते हैं। अब देखिए, तो मदानता किसे कहा गया है, ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर या आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर ली जाए, तो उसे मदानता कहते हैं। तो मदानता पर ही बल देते थे। तो वे अक्सर कट्टर होते थे और उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच में विभाजन व असामंजस्य पैदा करती थी। जो ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गई। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायी में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र, एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। ऑलराइट, तो देखिए, तो इस तरीके से हम इसमें जान सकते हैं कि अब देखिए, तो चित्र 9 में हमें क्या बताया गया है, तो इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए, तो ये विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं, या आप चारों ओर देख पा रहे होंगे कि ये बैठे हुए हैं। तो अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, जैसा कि इतिहास में बताया गया है। तो इसे सुलह ए कुल कहा गया था, यानी कि अकबर के जो नीति को कहा गया है तो वो सुलह ए कुल कहा गया है। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से यानी कि सभी धर्मों का जो था वो सम्मान किया करता था। तो ये अकबर जो बाबर और औरंगजेब में जो शासक रहे, तो अकबर ही एक ऐसा शासक था जो धर्मनिरपेक्ष शासक था, यानी कि सभी के धर्मों का वो सम्मान किया करता था और इतना जो था वो कट्टर नहीं था। ऑलराइट,
अब देखते हैं। तो अकबर ने कई सांस्कृतिक ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्य को संपन्न करा। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी के एक मकतबाखाना के अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ के अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। तुर्जनामा, जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, में महाभारत की घटना का विस्तृत चित्रांकन किया। तो देखिए, ये हम लोगों को बताया गया है कि भाई इस तरीके से अकबर ने ये सब जो थी वो चीज़ें की। तो आपने अकबर की अकबर और मुग़ल साम्राज्य की एक विशेषता और भी देखी होगी, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। तो मुग़ल साम्राज्य के जितने भी लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे से जब हिंदुस्तान और हमारे उपमहाद्वीप पर शासन करना शुरू किया, तो उन्होंने धीरे धीरे से राजपूत, जो आपने राजपूत वंश पढ़ा था, तो राजपूत के वंश के बारे में हमने देखा था कि जो राजपूत हमारा वंश था, तो उनकी बेटियों के साथ उन्होंने शादी की। ऑलराइट, तो कुछ जो मान जाया करते थे, यानी कि जो उनके बेटियों के साथ विवाह कर देते थे, तो जो उनके घराने वाले होते थे तो उनको पद मिल जाया करते थे, यानी कि सरकारी हैसियत मिल जाया करती थी, तो कोई भी विद्रोह नहीं होता था। अन्यथा ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि कोई इनका सामना नहीं कर पाता था, क्योंकि सेना इतनी ज़्यादा, इनका सेना का जो विस्तार था, तो सेना का विस्तार बहुत अधिक हो चुका था, जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से इन्होंने अपनी सेनाओं के विस्तार किए। ऑलराइट, परंतु अब धीरे धीरे से ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि हिंदू और मुस्लिम, जैसा कि आप देखा है कि मुग़ल साम्राज्य ने हिंदुओं की बेटियों को मतलब अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो आपको क्या लगता है कि आपकी तरीके से मतलब क्यों किया? तो चलिए मैं बताता हूँ। तो इसका सबसे जो कारण था, तो सबसे मेन कारण इसका यही था कि जब वो हिंदुओं की बेटियों को अपना मतलब जीवन साथी बना लेते थे या रानी बना लेते थे, तो इसका मेन कारण ये था कि वो हिंदुओं पर अब दबाव गिर सकते थे। ऑलराइट, तो दबाव गिर कर ही वो अपने शासन को और ज़्यादा मजबूत करते थे। तो यही उन्होंने नीति अपनाई। तो देखिए, सबसे पहली नीति तो उन्होंने यही अपनाई कि अगर 4 बेटे हुए तो चारों बेटों को अलग अलग क्षेत्र दे दिया, जिससे वो अपने विस्तार जो है वो जल्दी कर पाए। ऑलराइट, दूसरी नीति इन्होंने ये अपनाई कि हिंदुओं की बेटी से विवाह करके ही उन्होंने हिंदुओं को दबाव में बनाना शुरू किया, क्योंकि हिंदुओं में उस समय काफ़ी ज़्यादा जो थी वो फूट थी। जैसा कि आज भी हम देख पाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमारी जाति और उपजातियों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से मतभेद रहता है कुल मिलाकर। तो मतभेद जो है, मतभेद के कारण ही उन्होंने शासन किया था। ऑलराइट, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो अब देखते हैं सुलह कुल। तो सुलह कुल किसे कहा गया है? तो अकबर की सुलह कुल की एक नीति में अपने पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा की विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों का एक जगह, इसलिए उनके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्म के अनुयायियों की तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था, जहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। तो देखिए, मुस्लिम जो मुल्तान थे, तो ये सिया जो कि सैयद वंश हमने पढ़ा था, गुलाम वंश हमने पढ़ा था, तो मुल्तान जब आए थे तो वो सिया वंश के थे। और जो मुग़ल साम्राज्य जो यानी कि बाबर हुए, बाबर से लेकर औरंगजेब तक के जितने भी ये हम पढ़ रहे हैं, तो ये सुन्नी वंश के थे। ऑलराइट, तो ये सभी लोग जो थे वो एक साथ इकट्ठा होकर के नमाज करते थे, और ईसाई और बेहूदी एक गिरज में प्रार्थना करते थे। और उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति यानी कि सुलह कुल के सिद्धांतों का पालन किया। तो सुलह कुल क्या था? तो सुलह कुल था सार्विक शांति, यानी कि शांति का एक उदय, जो सबसे ज़्यादा हमें अकबर के शासनकाल में देखने को मिलता है। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए, 17वीं शताब्दी में उसके पश्चात मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा ही धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित था। जैसे कि आपको लोगों को पता ही है कि हमारा देश भारत जो था वो सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था, परंतु यही यात्री एक प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानता साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहाँ के शासनकाल में 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे, जो कुल मनसबदारों की एक छोटी सी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके
वह उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। तो देखिए किस तरीके से कितना कम राजस्व उन लोगों को मिल पाता था। तो मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे, तो यानी कि टैक्स उन पर लगा देते थे, और इस खर्चे में शिल्पकार और किसानों को लाभ होता था। चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, तो परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों व किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पाद शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच कर भी कर सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में जैसा धनी किसान, शिल्पकार और समूह व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। ऑलराइट, तो महाजन हमने पढ़ा ही था, महाजन, जनपद और महाजनपद हमने पढ़ा था। ऑलराइट, जो महाजन जिसके बारे में हमने अपने प्राचीन भारत के काल के इतिहास के बारे में देखा था, तो महाजन उसे कहा जाता था, यानी कि कई गांवों को मिलकर एक जन बनता था, और जब कई ग्रामों को मिलकर एक जन बनता था तो कई जनों को मिलकर के एक महाजन बनता था, यानी कि बहुत बड़ा एक क्षेत्र वो था, वो बन जाता था, यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या का एक क्षेत्र। तो मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 7वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं की ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनाने लगे। इनमें से कुछ ऐसे नए वंश स्थापित किए, जैसे कि हैदराबाद व अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल साम्राज्य के स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांतों में स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑलराइट, इसके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। तो राजा और रानियाँ, तो अब देखते हैं कि क्या बताने की कोशिश की गई है। तो 16वीं सदी में मुगलों में लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियाँ थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान यानी कि 1520 से 1566 शामिल है। इसमें राज के ऑटोमान राज्य का विस्तार यूरोप की ओर से हुआ। उसने हंगरी और अपने राज्य के साथ साथ मिला लिया और ऑस्ट्रेलिया को घेर लिया। तो उसने अपने फौजों में बगदाद और इराक के हथियारों को लिया। मोरक्को तक उत्तर अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा जो था ऑटोमन सत्ता को मानता था। तो सुलेमान और ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। वह पूर्व भूमि भूमध्य सागर के इलाकों पर इस सेना के प्रमुख की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना पुर्तगालियों की चुनौती दी। फिर सम्राट को अल कानूनी यानी कि विविध निर्माता का खिताब दिया। तो विविध निर्माता का खिताब आपने देखा कि किस तरीके से मिला, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या के नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों से मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 7वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनी के काल में आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अब देखते हैं कि अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाए, जैसे कि इंग्लैंड में के शासन में रानी एलिजाबेथ, जैसे कि आपने देखा कि एलिजाबेथ आज एलिजाबेथ सेकंड, इस तरीके से हम पढ़ पाते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ही नाम रखा जाता है। तो 1558 से 1603 में ईरान व सफाविद शासक शाह अब्बास 1588 ईस्वी से लेकर 1629, और फिर इनमें कई ज़्यादा विवादास्पद रुचि शासक जो था वो जार इवान चतुर्सती बेसिलियोविच यानी कि 1530 से लेकर 1584, जो कि इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। ऑलराइट, तो देखिए इसी के साथ आज का ये हमारा पार्ट 2 यानी कि पूरा का पूरा जो मुग़ल साम्राज्य था वो इसी के साथ ख़त्म होता है। अब मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। हालांकि हम लोग अगले अपनी एडवांस बुक में और आने वाले चैप्टर्स में इनकी चर्चाएं करेंगे, परंतु देख लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा शासनकाल मुग़ल साम्राज्य का रहा था, परंतु उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का जो था वो पतन की ओर धीरे धीरे से जाने लगा था। अब जब औरंगजेब उत्तराधिकारी के रूप में था, तो औरंगजेब के पश्चात जो थे वो मुग़ल शासक बने थे। उनके सभी सामान्यतः अयोग्य थे, जो कि कुछ इस प्रकार थे। देखिए, तो औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी बने, तो बहादुर शाह प्रथम बना था, फिर जहांदार शाह बना था, फिर मोहम्मद शाह, फिर फर्रुख सियर, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो ये तमाम जो थे वो अयोग्य शासक बने थे। ऑलराइट,
जिसकी वजह से धीरे धीरे से वो पूरी तरीके से वो पतन की ओर जाता रहा। फिर मिस्र के शासक नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य या मुगल शासक मोहम्मद शाह को 1779 ईस्वी में करनाल के युद्ध में हराकर मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरे को भारत से ले गया था। तो कोहिनूर हीरा जो कि भारत की ही एक मान लीजिए कि धरोहर थी, जो कि आज ब्रिटेन में है। तो यानी कि ब्रिटेन की महारानी का जो मुकुट होता है, एक तरीके से ताज कह देते हैं, तो ताज में वो जड़ा हुआ है। ऑलराइट, तो वो चुरा करके इस तरीके से मयूर सिंहासन उस समय सबसे ज़्यादा एक तरीके से अलौकिक माना जाता था, और कोहिनूर हीरे को भी सबसे ज़्यादा एक तरीके से उस समय अलौकिक माना जाता था। तो ये सभी जो है मोहम्मद शाह को हराकर नादिर शाह ले गया था। तो जहांदार शाह ने व्यापारिक गतिविधियों के उद्देश्य से अंग्रेजों के लिए फरमान पर हस्ताक्षर किए थे। तो जहांदार शाह ने किस गतिविधियों को लेकर के अंग्रेजों के फरमान पर हस्ताक्षर किए धीरे धीरे? तो व्यापारिक गतिविधियों को लेकर, क्योंकि अंग्रेजों को हम जानते ही हैं कि अंग्रेज जब भारत में आए तो व्यापार के सिलसिले से ही आए थे। फिर अकबर द्वितीय ने 1833 में राजा राम मोहन राय, जिसको आप राजा राम मोहन जानते ही होंगे, कि सती प्रथा को खत्म करने में सबसे जो बड़ा हाथ रहा था वो राजा राम मोहन राय का ही रहा था। फिर अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा था। ऑलराइट, फिर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय ने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया। उसके बाद वे रंगून के मांडे जेल में बंद कर दिया गया था। तो इस तरीके से जो इंग्लैंड का शासक आया था, तो धीरे धीरे कैसे मुगल शासक जो था पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य, वो उसका पूरा का पूरा उसका पतन हो गया था। फिर जब अंग्रेजी जो हमारी सरकार, जिसको हम इंग्लैंड गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो पूरी तरीके से ये मान लीजिए कि वो खत्म हो चुका था। फिर 1715 ईस्वी से 1720 ईस्वी के मध्य सैयद बंधुआ का वर्चस्व कायम रहा था। फिर सैयद बंधु सम्राट निर्माता यानी कि किंग मेकर कहे जाते थे। तो सैयद बंधु का बड़ा भाई अब्बुल खां तथा उसका छोटा भाई हुसैन खां था। ऑलराइट, तो ये काफ़ी छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो इस चैप्टर के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो फिर उसके बाद सूरी वंश, जिसका शेरशाह सूरी हम लोगों को बताया गया है, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत पे 1540 से 1545 तक ईस्वी में शासन किया। तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि शेरशाह सूरी ने किसको हराकर शासन किया था, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था। शेरशाह के अंतिम सैन्य अभियान यानी कि कालिंजर का जो अभियान था, तो कालिंजर का अभियान था, तो उसका अंतिम अभियान कालिंजर का अभियान था। तो शेरशाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। तो अब ये देखिए, काफ़ी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पद्मावत की रचना कब हुई थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। फिर शेरशाह ने चांदी का रुपया या वह तांबे के दाम प्रचलित किया था। तो चांदी को, जो चांदी का रुपया बनाया गया था, तो उसे रुपा कहा गया था, और तांबे के जो सिक्के बनाए गए थे तो उसे हम दाम कहा गया था। तो शेरशाह ने शेरशाह सूरी मार्ग यानी कि जीटी रोड का निर्माण बंगाल से पेशावर तक कराया था। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये तमाम वंश फिर आए। तो मराठा वंश, फिर जैसे कि हमने शिवाजी के बारे में हम लोग अपने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिर शिवाजी ने मुगलों को हराया, उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले तो शिवाजी ने हराया। तो शिवाजी का फिर प्रशासन रहा। फिर शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में कई सारे जो शासन थे, ये जैसे कि संभाजी, राजाराम और साहू जी, फिर बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव और माधव राय। तो ये तमाम जो थे वो शासन करने के रूप में शासक रहे थे। तो धीरे धीरे कैसे इसी तरीके से पूरा ये हमारा मुगल साम्राज्य जो है वो खत्म होता है। तो मुगल साम्राज्य का इसी तरीके से धीरे धीरे उदय हुआ और धीरे धीरे से वो पतन की ओर जाता चला गया। और इसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद तो समझ लीजिए कि पूरा अस्तित्व उस समय जो था वो खत्म हो चुका था। अब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ अरबी शब्द बताऊंगा अपने इस चैप्टर में। तो इसमें एक अरबी जो शब्द है वो है हमारा अलिफ। तो देखिए, अलिफ इस तरीके से लिखा जाता है, इसे कहते हैं अलिफ। अगर अलिफ के ऊपर इस तरीके की एक मात्रा दे दे तो वो आ की मात्रा हो जाती है। जैसे कि एकनार और आ का हम पढ़ते हैं अपनी छोटी कक्षाओं में। तो इस तरीके से आ, ये अब आ की मात्रा है। और ये जो कि है ये दाल, इसे हम दाल कहा जाता है। तो इसे द के रूप में हम जानते हैं। ऑलराइट, तो अब जैसे कि हमारे पास आ है और द है, तो इससे हम एक शब्द बनाकर देखते हैं। तो हमें दादा बनाना है, मान लीजिए कि हमें दादा बनाना है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आ दा और द आ दादा। तो इस तरीके से हम
जो है वो अरबी भाषा को देख सकते हैं। तो ये तमाम शब्द जो है वो इस तरीके से ही लिखे हुए हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा कि नूर जहाँ का जो ये फरमान था, तो इसमें तमाम जो ये शब्द है वो अरबी भाषा के उपयोग किए गए हैं। ऑलराइट, तो ये अब देखिए, तो सही जोड़े बनाए। तो आप सभी लोग इन सभी जोड़ों को मिला करके कमेंट बॉक्स में इनके सही सही उत्तर के साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 58 एप्लीकेशंस को, जो कि चाइनीज़ एप्लीकेशन थी, तो आईटी एक्ट 2000 के द्वारा उन पर पाबंदी लगा दी गई। तो इस पाबंदी के कारण देश पर पड़ने वाले आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक प्रभावों की आप लोगों को विवेचना करनी है। तो फिर से ये दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा टिकटॉक समेत 58 एप्लीकेशंस को आईटी एक्ट 2000 के द्वारा पाबंदी लगा दी गई। तो इस पाबंदी के कारण देश पर पड़ने वाले आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन और जो आप लोगों को ये क्वेश्चन बताए गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। ऑलराइट, तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।